एपिसोड 7 का स्टार्ट 11 से होता है। 11 की मॉम टेरी आइव्स अपनी मेमोरीज में 11 को एक रूम दिखाती हैं। वो उसे बार बार रेनबो रूम कहती हैं, जिसमें 11 के साथ एक और बच्ची भी होती है। 11 बेकी टेरी की सिस्टर से इसका जिक्र करती है। 11 कहती है शायद टेरी ये चाहती है कि मैं उस बच्ची को ढूंढूं। बेकी 11 को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो टेरी ने इकट्ठे किए थे। उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती है जिनके पास 11 जैसी पावर्स हैं। बेकी 11 से मेमोरीज वाली बच्ची को पहचानने का कहती है और उनमें से एक वो ही होती है। 11 अपनी पावर्स से उस लड़की से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाती। रात को अपने बेड पर लेटे 11 एक बार फिर ट्राई करती है और इस दफा वो उसकी लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो जाती है। 11 ये बात बेकी को बताने आती है, मगर देखती है कि बेकी चीफ जिम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये देखने के बाद कि बेकी 11 और उस इंडियन बच्चे की इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, 11 का उस पर से ट्रस्ट उठ जाता है और 11 उसी वक्त घर से भाग जाती है। शिकागो की तरफ टेरी का टीवी स्टैटिक से चैनल 8 पे चेंज होता है और हम नंबर 8 नोटिस करने पर मजबूर हो जाते हैं। शायद टेरी हमें एक क्लू दे रही है। शिकागो की रौनक देखकर 11 बहुत इम्प्रेस होती है। वो अपने विजन में देखे गए वेयरहाउस को ढूंढने निकल पड़ती है। 11 एक ऐसे एरिया में पहुंचती है जहां उसे बहुत से मशकूक लोग नजर आते हैं, जैसे स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व्ड लोग। वो वेयरहाउस में एंटर होती है तो उसका सामना एपिसोड 1 में दिखाए गए गैंग से होता है। वो उन्हें उस बच्ची की फोटो दिखाती है जो उसने टेरी के डॉक्यूमेंट से ली होती है। गैंग उसको वहाँ पे देखकर खुश नहीं होता। मोहॉक हेयर स्टाइल वाला लड़का ऑल्सो नोन एज एक्सेल 11 को नाइफ से थ्रेट करता है, मगर अचानक अपने हाथ पर स्पाइडर्स देखकर वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। मजे की बात तो ये है कि किसी और को स्पाइडर्स नजर ही नहीं आते। और फिर स्टेयर्स पर से एक लड़की उतर कर आती है। एक्सेल उसको कहता है कि मेरे दिमाग से दूर रहो, यानी कि जो उसने देखा वो रियल नहीं था, बल्कि उस लड़की की पावर्स थी। उस लड़की का नाम काली है। काली 11 से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो 11 उसे सब बता देती है कि उसको मॉम ने काली अपनी मेमोरीज में दिखाई थी और वो अपनी सिस्टर यानी कि काली को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची। 11 जमीन पर पड़ी नाइफ को अपने हाथ के इशारे से उठा लेती है और इस तरह अपनी पावर्स सबको दिखा देती है। काली और 11 अपने 008 और 011 वाले टैटूज मैच करते हैं और काली 11 को अपनी सिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। काली 11 को वहाँ पाकर बहुत खुश होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका खोया हुआ हिस्सा लौट आया हो। वो चाहती है कि 11 भी अब इसे अपना होम समझे और यहीं रहे। 11 जिसको हमेशा से होम की तलाश होती है, अपनी फैमिली मिल जाने पर बहुत खुश होती है। काली अपने गैंग के पास आती है और उन्हें बताती है कि 11 ने उसे बस एक फोटो से ढूंढ लिया, यानी वो उनके बहुत काम आ सकती है। वो अगले दिन किसी मिशन पर जाने का प्लान बनाते हैं। सुबह काली 11 को पूरा गैंग इंट्रोड्यूस कराती है। काली ने उन सबको सेव किया है और अब वो उन सब लोगों से रिवेंज ले रहे हैं जिन्होंने उनको हर्ट किया। फिर काली 11 को एक टेस्ट के लिए बाहर ले जाती है। वो 11 से ट्रेन अपनी तरफ खींचने का कहती है। 11 ऐसा नहीं कर पाती। काली 11 को अपनी एंगर पावर में चैनल करने का कहती है। काली उसे वो सब याद दिलाती है जो उसके और इसकी मॉम के साथ हुआ। इस तरह 11 ट्रेन खींच पाती है। सब 11 को चेयर अप करते हैं और इस तरह काली 11 को अपना गैंग मेंबर बना लेती है। इसके बाद काली 11 को रे कैरल नाम के आदमी की फोटो दिखाती है। काली ने उसे अपने विजन्स में देखा होता है। रे ने 11, उसकी मॉम और काली और ना जाने कितने लोगों को हर्ट किया है। 11 अपनी पावर्स के थ्रू से लोकेट करती है। उसका एड्रेस मिलने के बाद गैंग रे को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है और जाने से पहले वो 11 को मेकओवर देते हैं ताकि वो फिट इन हो सके। फिर गैंग अपने वेपन्स और सप्लाईज इकट्ठे करते हैं, वैन की नंबर प्लेट चेंज करते हैं और अपने एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकते हैं। काली शॉपकीपर से कहती है कि उसका बाथरूम लीक हो रहा है और जब तक वो सिर्फ फेक सीन में ट्रैप रहता है, गैंग अच्छी तरह स्टोर को लूट लेते हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शॉपकीपर वापस अपने होश में आ जाता है और एक्सेल को गन दिखाता है। काली वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती तो 11 अपनी पावर्स यूज करती है और इस बंदे को उड़ा के फेंकती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है।
11 भी आहिस्ता आहिस्ता अपने गैंग मेंबर्स की तरह रफ हो रही है। रे के घर में दाखिल होने से पहले सब मास्क पहन लेते हैं। 11 और काली रे को कन्फ्रंट करती हैं, जबकि बाकी सब घर लूटने में लग जाते हैं। 11 रे को शो कराती है कि वो दोनों वो ही बच्चे हैं जिनके साथ रे ने इतनी ज्यादतियां की थी। रे उनसे माफी मांगता है, मगर 11 और काली शदीद गुस्से में होती हैं। 11 अपनी पावर से रे का गला दबाती है। ऐसा लगता है कि 11 उससे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मगर फिर 11 की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। फ्रेम में रे अपनी 2 डॉटर्स के साथ होता है। 11 को रे पर तरस आता है, मगर काली ऐसा नहीं चाहती। काली रे को जान से मारना चाहती है। वो अपना रिवेंज पूरा करना चाहती है। काली 11 से कहती है कि वो उस पर तरस ना खाए, क्योंकि उसने उन पर इतना जुल्म किया था। इतने में पुलिस आ जाती है, जो रे की छुपी हुई डॉटर्स ने बुलाई होती हैं। 11 रे को छोड़ देती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वेयर हाउस में काली 11 को अपनी साइड पर करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि काली के सख्त होने की वजह उसकी अपनी पास्ट मिस्टेक्स हैं। काली 11 को अपनी कहानी सुनाती है। जब 11 को उठाकर लेकर गए थे तो वो उस रेनबो से भाग गई थी। उसे अपने लिए एक और फैमिली मिल गई, मगर उसने उन्हें भी खो दिया। अब वो 11 को अपने मकसद में शामिल करना चाहती है। वो 11 को ब्रेनर की हेलुसिनेशन दिखाती है, मगर 11 की नर्व्स इतनी कमजोर नहीं है। वो समझ आती है कि ये ब्रेनर नहीं है। ब्रेनर की हेलुसिनेशन 11 को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि 11 भी एक जख्मी लड़की है और उसके अंदर की बुराई आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। वो उसे अपनी पेन का सामना करने का कहता है। 11 काली पर चीखती है और वो हेलुसिनेशन खत्म कर देती है। रात को 11 को विजन में जिम और माइक मुसीबत में नजर आते हैं। इतने में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। काली अपनी पावर्स की हेल्प से पुलिस को एक खाली वेयरहाउस दिखाती है, मगर वो ज्यादा देर तक ये हेलुसिनेशन बरकरार नहीं रख पाती। वो वैन की तरफ भागते हैं, मगर पुलिस उनकी तरफ शूटिंग स्टार्ट कर देती है। काली फिर से पुलिस को एक फेक सीन दिखाती है कि एक बड़ा सा बोल्डर पुलिस और वैन के दरमियान आ गया है। पुलिस शूटिंग रोक लेती है और सब वैन में सेफली बैठ जाते हैं, मगर 11 उनके साथ जाने से मना कर देती है। वो काली से कहती है कि वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहती है। काली उसकी मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करे, वहाँ ऐसा कोई नहीं जो उसे बचा सके, मगर 11 ये नहीं सुनती और यहाँ उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। 11 हॉकिंस जाने वाली बस पे बैठ जाती है। वो वापस अपने होम अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहती है और इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 का स्टार्ट लैब में केओस से होता है। जिम लैब में खड़ा गेट से आने वाली आवाजें की तरफ देख रहा होता है। अपसाइड डाउन के गेट को एक बहुत मजबूत ग्लास से सील किया होता है। तब जिम देखता है कि गेट से एक मॉन्स्टर निकल रहा है। वो ग्लास पर अटैक करता है, मगर ग्लास नहीं टूटता। ओवेंस बताता है कि वो इस ग्लास को नहीं तोड़ पाएंगे। तभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स गेट से निकल आते हैं और वो सब मिलकर ग्लास पर अटैक करते हैं। इमरजेंसी अलार्म बजा दिए जाते हैं और सब लैब से भागते हैं। ओवेंस और जिम स्टेयर्स से भागते हैं, जबकि बाकी टीम लिफ्ट लेती है। डेमोगोर्गन्स ग्लास तोड़कर आ जाते हैं और हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। अलार्म बजते ही माइक को एहसास हो जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो उन्हें वार्न नहीं कर सकता। वो अंदर विल के रूम में जाता है और उन्हें वहाँ से निकलने का कहता है, मगर इससे पहले वो चाहता है विल को स्लीपिंग इंजेक्शन लगा दिए जाए। उसने सोचा था कि विल शैडो मॉन्स्टर पर स्पाई कर सकता है, मगर यहाँ तो विल शैडो मॉन्स्टर के लिए स्पाई कर रहा होता है। माइक इंसिस्ट करता है कि जब तक विल होश में है वो मॉन्स्टर से छुप नहीं पाएंगे, इसलिए जॉयस और बॉब विल को इंजेक्शन लगा देते हैं। इतने में जिम और ओवेंस वहाँ पहुँच जाते हैं। जिम विल को उठाता है और वहाँ से निकलता है, मगर डेमोगोर्गन्स हर तरफ फैले होते हैं। उन्होंने लिफ्ट में साइंटिस्ट से लेकर सिक्योरिटी गार्ड सबको मार दिया होता है। जिम और बाकी सभी करीबी कमरे में छुप जाते हैं। फैसिलिटी की लाइट और इक्विपमेंट सब बंद हो जाता है और वो सब वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। मैक्स और बिल के पेरेंट्स जब घर वापस आते हैं तो मैक्स गायब होती है, जिसकी वजह से उनके फादर बिल पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसको फौरन मैक्स को ढूंढ कर लाने का कहते हैं। लूकस, डस्टिन, मैक्स और स्टीव जंगल में होते हैं। लूकस और डस्टिन पार्टी रूल्स तोड़ने पर एक आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। स्टीव उनकी अटेंशन इससे ज्यादा सीरियस सिचुएशन पर लाता है। जंगल की तरफ से उन्हें कुछ आवाज आ रही होती है।
है उसको फॉलो करते हैं और लूकस अपनी बाइनोक्यूलर से देखता है। वो देखते हैं कि लैब में बिल्कुल अंधेरा है और अंदाजा लगाते हैं कि डेमोगोर्गन्स उनको छोड़कर अपने होम, जिसका गेट लैब में सील किया गया है, उसकी तरफ भागे थे। ओवेंस वगैरह लैब से निकलने के लिए प्लान बनाते हैं। ओवेंस बताता है कि लाइट बंद होने की सूरत में पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन में चली जाती है और सब दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। पहले उन्हें बेसमेंट में जाकर ब्रेकर्स स्टार्ट करने होंगे ताकि लाइट आ सके। जिम जाने लगता है मगर बॉब उसे रोक लेता है। ब्रेकर स्टार्ट करके सिर्फ लाइट आएगी। डोर्स खोलने के लिए उन्हें कंप्यूटर सिस्टम रीबूट करना होगा और उसको ऑपरेट सिर्फ बॉब कर सकता है। बॉब और जिम एक गार्ड की डेड बॉडी से टॉर्च और गन लेते हैं और बॉब बेसमेंट में जाने के लिए खुद को रेडी करता है। जॉनथन, नैन्सी और विल माइक को तलाश करते लैब पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना स्टीव और बाकी सबसे होता है जो जंगल से निकल रहे होते हैं। तब उन्हें लैब में से आवाजें आती हैं और उन्हें एहसास होता है कि लैब में उनके फ्रेंड्स के अलावा कुछ और भी है। बॉब बेसमेंट में जाकर ब्रेकर्स ऑन करता है जिससे लाइट आ जाती है और फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑन करके सारे डोर्स अनलॉक कर देता है। नैन्सी और जॉनथन भी मेन डोर अनलॉक होते ही अंदर आ जाते हैं, मगर ओवेंस वगैरह के लिए भागने का रास्ता खाली नहीं होता, बल्कि स्टेज पर एक डेमोगोर्गन आ जाता है। बॉब उधर एक वाटर स्प्रिंकलर ऑन करता है और डेमोगोर्गन वहाँ से चला जाता है। जिम और बाकी सब वहाँ से भागते हैं, मगर ओवेंस पीछे रुक जाता है। ओवेंस कंप्यूटर रूम से बॉब को गाइड कर रहा होता है ताकि वो डेमोगोर्गन से बच के सेफली बाहर निकल जाए। सब लैब से निकल जाते हैं। जॉयस फ्रंट डोर के पास बॉब का वेट करती है। बॉब एक डेमोगोर्गन से भागते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, मगर जॉयस के सामने ही कोई दूसरा डेमोगोर्गन बॉब पर अटैक करता है। जिम डेमोगोर्गन पर शूट करता है, मगर वहाँ और भी डेमोगोर्गन्स डोर्स तोड़कर आ जाते हैं। जिम जॉयस को खींचता हुआ बाहर ले आता है। कोशिश के बावजूद भी वो बॉब को नहीं बचा पाते। मेन गेट पर डस्टिन और पार्टी वेट कर रही होती है। जिम वैन में आता है और उन सबको भी उसमें बिठाकर वहाँ से ले जाता है। सब विल के घर पर आ जाते हैं। वो बहुत घबराए हुए होते हैं। जाहिर है कि डेमोगोर्गन्स टाउन में आकर भी लोगों को अटैक कर सकते हैं। जिम पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसको सीरियस नहीं लिया जाता। विल अभी भी बेहोश होता है। माइक कहानी के सारे डॉट्स कनेक्ट करता है और उसे समझ आ जाती है कि शैडो मॉन्स्टर विल और अपसाइड डाउन के सारे मॉन्स्टर से कनेक्टेड है और उनको कंट्रोल भी कर सकता है। इस तरह अगर वो शैडो मॉन्स्टर को मार दे तो उसके साथ ही सारे टनल्स और मॉन्स्टर्स मर जाएंगे। लूकस उसको एक मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर से कंपेयर करता है और फिर डस्टिन सबको समझाता है कि माइंड फ्लेयर एक बहुत ही एंशिएंट मॉन्स्टर है जो खुद को बाकी सब रेसेस से सुपीरियर समझता है और अपनी साइकिक एबिलिटीज यानी दिमागी शक्तियों से सबको कंट्रोल कर सकता है। माइंड फ्लेयर की तरह शैडो मॉन्स्टर का मकसद भी दुनिया की तबाही है और विल को बचाने के लिए उन्हें उसे शिकस्त देनी ही होगी और ये सब उन्हें टनल्स के डाउन तक पहुंचने से पहले करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। और इसके लिए उन्हें शैडो मॉन्स्टर की कोई वीकनेस ढूंढनी होगी जिसका पता सिर्फ विल लगा सकता है। वो सब जॉयस के शेड को क्लियर करने लग जाते हैं। सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और वॉल्स को पेपर से कवर कर देते हैं। फिर विल को वहाँ लाया जाता है जो अभी बेहोश है। विल को चेयर से बांध देते हैं। वो ये जगह इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि शैडो मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन का अंदाजा ना हो सके, क्योंकि जब विल खुद ही वो जगह पहचान नहीं पाएगा तो शैडो मॉन्स्टर को कैसे पता लगेगा। जॉयस और बॉब शेड में विल को उठाते हैं। माइक और जॉनथन भी वहीं होते हैं और बाकी बच्चे घर में वेट करते हैं। विल होश में आता है तो खुद को बंदा देखकर गुस्से में आ जाता है। जॉयस उससे कहती है कि ये उसकी बेहतरी के लिए है और उन्हें विल की हेल्प की जरूरत है, मगर विल कंट्रोल से बाहर हो रहा होता है और उनसे चीख चीख के कह रहा होता है कि वो उसे जाने दें। शेड और घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और सब घबरा जाते हैं। तब जॉयस विल को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो उससे उसकी बचपन की यादें शेयर करती है। ये देख कर कि विल जॉयस को सुनकर जरा काम हुआ, जॉनथन और माइक भी विल के साथ एक्सपीरियंस की गई इमोशनल स्टोरीज शेयर करते हैं। जिम विल की मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा होता है और इसे पता चलता है कि विल उनसे मोर्स कोड में बात कर रहा है। विल उन्हें कुछ बताना चाहता है। वो मैसेज डीकोड कर लेते हैं जिसमें विल कहता है क्लोज गेट और फिर वहाँ फोन रिंग होता है। नैन्सी फोन को तोड़ देती है, मगर बहुत
देर हो चुकी होती है। शैडो मॉन्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि विल कहाँ है। वो सब जॉयस के घर में खुद को लॉक कर लेते हैं और अपने डिफेंस के लिए जो मिल सकता है उठा लेते हैं। खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जिम और नैन्सी अपनी गन्स विंडो पर पॉइंट किए होते हैं कि अचानक खिड़की टूटती है और एक डेमोगॉर्गन अंदर फेंका जाता है। उनका डोर खुद अनलॉक होने लगता है और वो आने वाले को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके सामने उनकी सेवियर 11 खड़ी होती है। यहीं ये एपिसोड एंड हो जाती है। सीजन की लास्ट एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हुई थी। माइक 11 को देखकर बहुत खुश होता है और भागकर उसे हग कर लेता है। टू लवर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद इकट्ठे हुए होते हैं। जिम भी 11 की तरफ बढ़कर उसे प्यार करता है। 11 अपने सब फ्रेंड से मिलती है मगर 11 मैक्स को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करती। शायद वो अभी भी माइक और मैक्स को साथ देखने पर जेलस है। मैक्स विल का दिया गया मैसेज स्टडी करती है। वो श्योर होती है कि जो गेट उसने पहले खोला था वो उसे बंद भी कर सकती है। बस उन्हें एक पॉइंट काफी देर से रियलाइज हुआ और वो ये है कि अगर 11 गेट क्लोज करते और माइंड फ्लेयर और उसकी आर्मी को मारते तो विल भी उसी की आर्मी का पार्ट है। इस तरह तो वो विल को भी खो देंगे। जॉयस को याद आता है कि विल जब नया माइंड फ्लेयर के इन्फ्लुएंस में आया था तो उसे कोल्ड टेम्परेचर पसंद था, तो वो विल की बॉडी को उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे जब तक कि माइंड फ्लेयर विल की बॉडी ना छोड़ते। और ये करने के लिए जॉनथन, जॉयस, विल और नैन्सी जंगल में जिम के घर आते हैं। जिम और 11 लैब के लिए निकल पड़ते हैं। माइक और उसकी पार्टी विल के घर पर ही होते हैं कि बिल अपनी स्टेप सिस्टर मैक्स को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। मैक्स को वहाँ देखकर बिली शदीद गुस्से में आ जाता है। शायद वो मैक्स पर अपने डैड के गुस्सा उतारना चाहता है। स्टीव और बिली की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो बिली लूकस से भी बदतमीजी करता है। बिली स्टीव को बुरी तरह पीट रहा होता है कि मैक्स बिली को वो इंजेक्शन लगा देती है जो विल को बेहोश करने के लिए यूज किया गया था। मैक्स बिली को स्टीव के बेसबॉल बैट से थ्रेट करती है कि वो आइंदा उसे और उसके फ्रेंड्स को परेशान नहीं करेगा। मैक्स की बात मानकर बिली बेहोश हो जाता है। वो सब स्टीव की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास भी अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने का एक प्लान होता है। जॉयस जिम के घर में हीटर्स ऑन करके टेम्परेचर हाई करती है। विल को उन्होंने बेड से बांधा होता है। विल की बॉडी बहुत ज्यादा स्वेट कर रही होती है। विल को वाकई फर्क पड़ रहा होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से विल को बहुत तकलीफ हो रही होती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसकी नेक पर ब्लैक मार्क्स आने लगते हैं। जॉयस विल के पास जाती है तो विल उसे गले से पकड़ लेता है। स्टीव तो बेहोश होता है तो मैक्स बिली की कार ड्राइव करके उन्हें टनल के एंट्रेंस पे ले आती है जो जिम ने खोदी थी। उनका प्लान होता है कि वो टनल के सेंटर पॉइंट पर जाकर उसे जला देंगे और सारे मॉन्स्टर्स लैब से भागकर टनल की तरफ आ जाएंगे। इस तरह 11 को गेट क्लोज करने में आसानी होगी। पहले तो स्टीव होश में आते ही ये प्लान ऑब्जेक्ट करता है, मगर जब वो ये समझ आता है कि वो इन बच्चों को रोक नहीं सकता तो उनके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो टनल्स के सेंटर पॉइंट में जाते हैं और उसे आग लगा देते हैं। विल की बॉडी हीटर और फायरप्लेस की गर्मी की वजह से पहले ही रिएक्ट कर रही होती है और टनल के जलते ही शैडो मॉन्स्टर विल की बॉडी से निकल जाता है और दरवाजा तोड़ के जंगल में गायब हो जाता है और विल की बॉडी उस वायरस से आजाद हो जाती है। जिम और 11 लैब में गेट की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर ओवेंस भी जख्मी हालत में मिलते हैं मगर उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई होती तो वो वहीं रुक जाते हैं। 11 और जिम बहुत एहतियात से गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जॉनथन की तरफ से सिग्नल मिलते ही वो उस पिट में उतरते हैं। माइक और उसकी पार्टी अभी टनल में ही होती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आते हैं मगर वो उन्हें हर्ट किए बगैर उनके पास से भाग जाते हैं। माइक समझ जाता है कि 11 अपना प्लान एक्शन में ले आई है और सब मॉन्स्टर्स अब लैब की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ 11 अपनी पावर से गेट क्लोज करने की पूरी कोशिश करती है। जिम अपनी गन से उन दोनों को डेमोगॉर्गन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ज्यादा पावर यूज करने से 11 की नाक से खून बहने लगता है मगर वो हार नहीं मानती और अपनी पूरी कोशिश करती है। आखिरकार वो गेट बंद करने में कामयाब हो जाती है और इस तरह माइंड फ्लेयर की आर्मी भी खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है 1 माह बाद। बारबरा के मुतालिक ये कहा जाता है कि लैब में से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स लीक हुए थे और बारबरा उनसे एक्सपोज होकर मर गई। इस तरह बारबरा के पेरेंट्स अपनी डॉटर की डेथ एक्सेप्ट कर पाते। डॉक्टर ओवेंस चीफ जिम के लिए 11 का बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करते हैं जिस पे उसका ऑफिशियल नेम जेन हॉपर लिखा होता है। यानी अब 11 भी अब एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाएगी। माइक और उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल डांस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। लूकस मैक्स के साथ जबकि माइक 11 के साथ
डांस करता है। सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। सीजन एंड होने से पहले हमें अपसाइड डाउन की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें स्कूल को ऊपर से शैडो मॉन्स्टर ने घेरा होता है, यानी खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। इस सस्पेंस के साथ सीजन 2 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।